फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अल्मोड़े का वसंत। अल्मोड़े का वसंत कविता सुमित्रानंदन पंत के युगांत कविता संग्रह से संकलित है। अनेक स्थानों पर ये कविता जो है वो विद्रुम ओ मरकत की छाया शीर्षक से भी संकलित है। और इस कविता का जो मूल स्वर है वो इसके प्रथम शीर्षक उस हिसाब से इसका उपयुक्त है। और कविता की प्रथम पंक्ति को शीर्षक बना देने की परंपरा के अनुसार द्वितीय शीर्षक भी सर्वथा उचित ही है। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु में अल्मोड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहर और सूक्ष्म चित्रण किया है। अल्मोड़ा से कवि का विशेष लगाव रहा है क्योंकि वह उनकी मातृभूमि कौसानी के अत्यंत निकट है। और कौसानी के सौंदर्य चित्रण के विषय में तो कविवर पंत ने स्वयं ही कहा है कि कौसानी की उस जुगनों की जगमगाती हुई एकांत घाटी का अवाक सौंदर्य मेरी रचनाओं में अनेक विस्मय भरी उद्भावनाओं को प्रकट हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मुख्य रूप से उन्होंने अल्मोड़ा का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य, उसी का यहाँ पर वर्णन किया है। और वैसे भी कवि जो हैं वो प्रकृति के कवि माने जाते हैं, इसलिए भी उनका जो है प्रकृति चित्रण बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो शुरू करते हैं हम। विद्रुम ओ मरकत की छाया, सोने चांदी का सूर्य तप, हिम परिमल की रेशमी वायु, शतरत्न छाए खग चित्रित नभ। इस जो पंक्तियां हैं इनमें कवि ने वसंत ऋतु में अल्मोड़ा के अद्भुत सौंदर्य से संपन्न प्रकृति का अत्यंत मनोहर वर्णन यहाँ पर किया है। कहते हैं कवि की वसंत ऋतु में अल्मोड़ा की प्रकृति की अनुपम छवि मूंगे के समान लाल और मरकत मणि के समान हरी दिखाई देती है। विद्रुम ओ मरकत की छाया कि यहाँ पर जो है प्रकृति की जो छवि है वो मूंगे और मरकत, विद्रुम ओ मरकत है ना, यहाँ पे इसी को कहा है यहाँ पर। विद्रुम यानी कि मूंगा और मरकत मतलब हरे रंग की मणि। तो मूंगे और मरकत मणि के समान लाल और हरी दिखाई देती है। वस्तुतः यहाँ की जो प्रकृति है वो अत्यंत हरी भरी है और जो कि दूर से देखने पर मरकत मणि के समान गहरी हरी दिखाई देती है, किंतु प्रातः काल में जब इस पर सूर्य की लाल किरणें पड़ती हैं तो इसकी छवि जो है वो मूंगे के समान लाल दिखाई देती है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर जो मान लिया है वो मूंगा और मरकत लिया है। प्रातःकाल के पश्चात जब सूर्य की किरणों से लालिमा समाप्त हो जाती है तो उनमें पीलापन आ जाता है, सोने चांदी का सूर्यातप। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने सोने चांदी का उदाहरण लिया है। कहते हैं कि और जब वो पीली किरणें यहाँ की घाटी पे पड़ती है तो संपूर्ण घाटी जो है वो स्वर्णमयी दिखाई देती है, किंतु जब कुछ समय पश्चात किरणों का यह पीलापन भी समाप्त हो जाता है और धूप जो है वो चटकीली चमकदार हो जाती है तो संपूर्ण अल्मोड़ा घाटी जो है वो चांदी के समान श्वेत लगने लगती है, मानो किसी ने द्रवित चांदी को यहाँ वहाँ की प्रकृति पर ढुलका दिया हो। इसलिए यहाँ पर सेकंड लाइन में कवि ने जो है वो सोने चांदी का उदाहरण लिया है कि जब सूर्य की लाल किरणें पड़ती हैं तो घाटी जो है वो ऐसी लगती है जैसे वहाँ पर जो है वो सोने की जैसी वो दिखाई देती है, स्वर्णमयी दिखाई देती है। और थोड़ी देर बाद जब वो धूप चटकदार हो जाती है तो वो चांदी के समान श्वेत लगने लगती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघली हुई चांदी को वहाँ पर प्रकृति पर ढुलका दिया हो। यही स्थिति चंद्रमा की चांदनी की भी होती है। हिम परिमल की रेशमी वायु, शतरत्न छाए खग चित्रित नभ। कहते हैं कि यहाँ की वायु जो है वो रेशम के समान कोमल और हिम के समान शीतल और सुगंधित होती है। कैसी होती है वायु कि जो रेशम के समान कोमल और हिम के समान शीतल और सुगंधित होती है। कहते हैं यहाँ के आकाश में उड़ते पक्षी ऐसे लगते हैं जैसे किसी दृश्यावली को पक्षियों के चित्रों से सजाया गया हो। मतलब उड़ते हुए पक्षी जो हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई चित्र हो, कोई अच्छा सुंदर सा बनाया हुआ चित्र हो, ऐसा सुंदर लगता है। अर्थात ऐसा लगता है जैसे आकाश में सैकड़ों रत्नों को टाँककर से सुंदर बनाया गया हो। शत रत्न छाए मतलब यानी कि सैकड़ों रत्नों को टाँककर उसे सुंदर बनाया गया है। आगे कह रहे हैं पतझड़ के कृश पीले तन पर। अब क्या पतझड़ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पतझड़ के समय जब वनस्पतियां अपने पत्ते गिरा देती है तब यहाँ की प्रकृति ऐसी जान पड़ती है मानो उसका शरीर जो है वो कमज़ोर हो गया है।
कि पीले तन पर पल्लवित तरुण लावण्य लोक, पतझड़ के क्रश पीले तन पर, क्रश मतलब कमजोर, और उसकी हड्डियां सी दिखाई देने लगती है। अब जब पेड़ों और लताओं के दुर्बल नग्न शरीर पर नए लाल कोमल पत्ते निकल आए हैं तो लगता है कि प्रकृति अब अपनी दुर्बलता को त्याग कर पुनः तरुणाई प्राप्त कर रही हो। मैं पल्लवित तरुण लावण्य लोक, कि अपनी जो दुर्बल शरीर है उसे त्याग कर पुनः वो जो है वो ऊर्जा को प्राप्त कर रही है। और पल्लवों की नई लालिमा उसी तरुणाई की आभा है, यानी कि जैसे पल्लव जो है नए कोपल जो है बहुत चमकदार लाल रंग के निकलते हैं, तो उसी को उन्होंने कहा है कि वो लालिमा जो है वो इसकी तरुणाई की आभा है या चमक है। आगे कहते हैं शीतल हरितिमा की ज्वाला दिशि दिशि फैली कोमला लोक। कहते हैं जब अब संध्या समय हो चला है और सूर्य की किरणें जो है वो अग्नि के समान लाल हो गई हैं, और सूर्य की लाल किरणें जब वहाँ की शीतल हरियाली पर पड़ती है तो वह भी अग्नि की ज्वाला के समान ही लाल दिखाई देती है ना। शीतल हरितिमा की ज्वाला, कि वहाँ की जो हरियाली है, शीतल हरियाली है, हरितिमा मतलब हरियाली, हरियाली पे पड़ती है तो वो भी अग्नि की ज्वाला के समान ही लाल दिखाई देती है, किंतु स्वभाव से वह शीतल ही अनुभव होती है। क्या कहते हैं कि स्वभाव तो उसका शीतल ही है, लेकिन वो कैसी दिखती है, जो शाम की जो सूरज की लाल किरणें हैं उससे वो ऐसी लगती है जैसे अग्नि की ज्वाला जल रही हो। तो आगे कह रहे हैं दिशि दिशि फैली कोमला लोक, कि अल्मोड़ा की आग के समान लाल ये शीतल हरियाली का कोमल अर्थात मन को लुभाने वाला प्रकाश जो है वो दसों दिशाओं में फैल रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने जो कवि ने जो है प्रकृति का सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और शीतल हरितिमा ज्वाला में उन्होंने विरोधाभास भी बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यह कोमल भी है और शीतल भी है और ज्वाला भी है, तो यहाँ पर विरोधाभास हो जाएगा। तो भाषा इनकी है यहाँ पर संस्कृत ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, और साथ ही कोमला लोक में संस्कृत की स्वर संधि का दीर्घ भेद है, और इसलिए यहाँ पर जो है ये एक चिन्ह लगाया जाता है जो जिसका मतलब होता है कि बड़ा वाला मतलब दीर्घ भेद। लेकिन हिंदी में ये परंपरा पूर्ण रूप की परंपरा नहीं है, इसीलिए जो है इसका प्रयोग जो है कवि की भाषा में संस्कृत का प्रभाव को दर्शाता है। साथ ही अलंकार जो है यहाँ पर जैसे कि सोने, सूर्यातप, पतझड़, पीले, लावण्य लोक, इसमें अनुप्रास अलंकार इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। साथ ही विद्रुम और मरकत की छाया, सोने चांदी का सूर्यताप, हिम परिमल की वायु, पतझड़ के तन, हरितिमा की ज्वाला में इन्होंने रूपक, और साथ ही दिशि दिशि में इन्होंने पुनरुक्ति प्रकाश का यहाँ इस्तेमाल किया है, और शीतल हरितिमा की ज्वाला में इन्होंने विरोधाभास का इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकृति का वर्णन किया है। वैसे भी कवि जो है हमारे पंत जी जो है वो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, तो इसीलिए इनका प्रकृति चित्रण तो अपने आप में ही अनुपम होता है। तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अल्मोड़ा का जो प्रकृति का चित्रण किया है वो बहुत ही द्रष्टव्य है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अल्मोड़ा से इनका खास लगाव है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि खास लगाव किस लिए, क्योंकि ये जो है अल्मोड़ा के निकट जो कसौनी गांव है वहाँ वो इनकी मातृभूमि है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, इसलिए भी इनका अल्मोड़े से खास लगाव है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगला हम आगे जो है अगले लेक्चर में करेंगे, मतलब इसके आगे वाला जो पैराग्राफ है हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।